Good morning, students. Welcome back in another lecture of English. So today we will do second chapter of Flamingo book, The Lost Spring: Stories of Stolen Childhood, written by Anis Jung. So before start the chapter, let's discuss something about the author. Anis Jung, 1964, was born in Rourkela and spent her childhood and adolescence in हैदराबाद. तो एनीस जंग का जन्म जो है वो रूरकेला में हुआ और उनका बचपन और एडोलसेंस मतलब उनका 10 to 19 ईयर्स की जो उनकी इनिशियल एज थी है ना, बचपन से लेकर वो कहाँ पर बीती? हैदराबाद में. शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद. उन्होंने अपनी एजुकेशन जो है वो हैदराबाद में कंप्लीट की एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. और उन्होंने अपनी फर्दर स्टडी जो है, हायर स्टडी जो है वो अमेरिका से कंप्लीट की. हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स. उनके पेरेंट्स, मदर और फादर, दोनों ही राइटर थे. एनीस जंग बिगेन हर कैरियर एज अ राइटर इन इंडिया. उन्होंने अपना कैरियर जो है ना, एज अ राइटर इंडिया में स्टार्ट किया. शी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर इन इंडिया एंड अब्रॉड एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स. एक राइटर के साथ साथ है ना, न्यूज़पेपर में वो कॉलम भी लिखती थी और वो एडिटर भी थी. कहाँ पर वो कॉलम वो लिखती थी? इंडिया में भी और अब्रॉड, आउट ऑफ इंडिया के जो न्यूज़पेपर्स हैं उनके लिए भी वो कॉलम लिखती थी. और उन्होंने कुछ बुक्स जो हैं वो भी लिखी हुई हैं. द फॉलोइंग इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल्ड लॉस्ट स्प्रिंग: स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो भी एक छोटा सा पार्ट है उनकी बुक से. और इस बुक का भी जो है वो सेम नाम था, लॉस्ट स्प्रिंग: स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. तो ये जो पार्ट है, लिटिल पार्ट जो है, उनकी इस किताब से लिया गया है. हेयर शी एनालाइसेस द ग्रीडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशंस विच कंडेम दिस चिल्ड्रन टू अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. तो यहाँ पर हमें वो बताती हैं कि गरीबी का जो है स्पेशली बच्चों की लाइफ पे क्या असर होता है ना, कैसे उनकी लाइफ जो है एक्सप्लॉइट होती है. एक्सप्लॉइट मतलब शोषण होना, किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाना. कैसे उन गरीब बच्चों की मजबूरी का जो है वो फ़ायदा उठाया जाता है, विच इज़ नॉट फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया. वाई डू यू डू दिस? तुम ऐसा क्यों करते हो? आई आस्क साहिब. मैंने साहिब से पूछा. whom I encounter every day, जिसको मैं हर रोज़ सुबह मिलती थी. स्क्रॉन्चिंग मतलब लुकिंग फॉर. गोल्ड इन गार्बेज डम्प्स ऑफ माई नेबरहुड. जो हमेशा मेरे नेबरहुड में जो कचरे का ढेर था वहाँ पे कोई चीज़ ढूंढता था. यहाँ पर गोल्ड का मतलब है एनी प्रीशियस चीज़, कि उसको कोई भी कीमती चीज़ उस कचरे में से मिल जाए. साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो. बहुत टाइम पहले साहिब जो है वो अपना घर छोड़ चुका है. ही एमिडिस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका. हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी. तो उसका घर जो है वो ढाका में था. ढाका इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ बांग्लादेश. और उसका घर जो है बहुत बड़ा उसका घर था. कुछ ज़मीन भी थी उनके पास, ग्रीन फील्ड्स में था, जिस चारों ओर हरियाली थी. अब इतना टाइम हो गया है कि उनको घर छोड़े हुए कि साहिब को याद भी नहीं है अपने घर के बारे में. देर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, हिज मदर टेल्स हिम. उसको तो याद भी नहीं है अपने घर के बारे में, साहिब को. तो उसकी माँ हमेशा उसको बताती है कि अक्सर बहुत सारे तूफ़ान आते रहते थे जो उनके फील्ड्स को जो है, उनके खेतों को डिस्ट्रॉय करते रहते थे. इसीलिए वो ढाका वाला घर छोड़कर यहाँ पर आ गए हैं. दैट्स वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स. गोल्ड मीन्स हेयर सम प्रीशियस चीज़. इसीलिए वो किसी कीमती चीज़ की तलाश में यहाँ पर एक बिग सिटी में जो है आकर रहना उन्होंने शुरू कर दिया. उन्होंने ढाका जो है इसीलिए छोड़ दिया, अपनी मदरलैंड जो है इसीलिए उन्होंने छोड़ दी है. आई हैव नथिंग एल्स टू डू
ही मटर्स, मेरे पास, वो बड़बड़ाया, कौन, साहिब। अब साहिब आंसर दे रहा है कि मेरे पास और कुछ नहीं है करने के लिए। लुकिंग अवे, गो टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते। आई से ग्लिबली, ग्लिबली मतलब हम जब ओवर कॉन्फिडेंस में है ना, बिना कुछ सोचे समझे कोई चीज़ कह देते हो। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, मैंने बिना कुछ सोचे समझे उसको बोला कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, और उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि स्कूल जाना उसके लिए कहाँ पॉसिबल है। मैंने ये एडवाइस क्या उसको दे दी जो बिल्कुल भी फॉलो वो नहीं कर सकता था बेचारा, कौन, साहब। देर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, तो उसने आंसर दिया कि मेरे नेबरहुड में कोई स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन, जब वो बना देंगे, आई विल गो, मैं स्कूल चला जाऊँगा। तो कितनी मासूमियत से जो है वो साहब ने आंसर दिया। इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग, मैंने जोकिंग मजाक में ही कहा साहिब से कि क्या अगर मैं स्कूल स्टार्ट करूं तो तुम मेरे स्कूल में आओगे। येस, ही से स्माइलिंगली ब्रॉडली, है ना, वो हंसते हुए बोला, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, मैं ज़रूर आपका स्कूल ज्वाइन करूंगा। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज़ योर स्कूल रेडी। कुछ दिनों के बाद मुझे वो दोबारा मिला, वो मेरी तरफ दौड़ कर आया। उसने मुझसे कहा कि क्या आपका स्कूल बन चुका है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, स्कूल बनने के लिए बहुत टाइम लगता है। आई से एम्बेरेस्ड, है ना, मुझे शर्म आई ना, मैंने अब शर्म महसूस की कि ये मैंने उसके साथ क्या प्रॉमिस कर दिया था। एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वॉज नॉट मीन, मैंने ऐसा प्रॉमिस कर दिया था जिसका कोई मतलब ही नहीं था, मैं इसको कभी फुलफिल ही नहीं कर सकती थी। बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लेक वर्ल्ड, ब्लेक मतलब डार्क। लेकिन मैंने जो प्रॉमिस किया था, ऐसे हज़ारों प्रॉमिस उसकी लाइफ में आते थे, उसकी अंधेरी लाइफ में आते थे कि कहीं से उसको होप दिखाई दे और फिर वो होप जो है वो फुलफ़िल ना हो, और उसका बचपन जो है, उसकी लाइफ जो है, वो वापस अंधेरे में ही वो जीने को मजबूर रहे। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, मैं महीनों से उसको जानती थी। आई आस्क हिम हिज नेम, महीनों की जान पहचान के बाद मैंने उनसे पूछा कि आपका नाम क्या है। साहिब आलम, ही अनाउंस, उसने अनाउंस किया कि मेरा नाम जो है वो साहिब आलम है। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, उसको पता नहीं था कि इसका मतलब क्या है। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, अगर वो जानता होता लॉ कि साहिब आलम का मतलब क्या है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, पूरी यूनिवर्स का राजा, कि साहिब आलम का मतलब क्या है, पूरी यूनिवर्स का राजा, लॉर्ड ऑफ अ यूनिवर्स, ही मस्ट हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, उसको इस पर यकीन ही नहीं होता। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट, ही रोम्स द स्ट्रीट विद हिज फ्रेंड्स, अपने नाम के मतलब जाने बिना ही वो हमेशा गलियों में आवारा घूमता रहता था अपने दोस्तों के साथ। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, है ना, बेयरफुट नंगे पैर, उन बच्चों के हमेशा नंगे पैर होते थे, ऐसा लगता था कि वो नंगे बेयर फीट वाले लोगों की एक आर्मी की एक यूनिट हो। वो मॉर्निंग बर्ड्स के जैसे हर रोज़ जो है सुबह सुबह गलियों में घूमते रहते थे विदाउट एनी वर्क, एंड डिसअपियर एट नून, और दोपहर तक वो पता नहीं कहाँ चले जाते थे। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, एक महीने के बाद, एक महीने के अंदर ही मैं लगभग उन सब लोगों को पहचान सकती थी। वाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन, एक दिन एक बच्चे से मैंने पूछा कि तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते हो, क्यों बेयर फीट घूमते रहते हो। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, ही आंसर सिंपली, हल्की सी मुस्कुराहट के साथ, सिंप्लिसिटी के साथ उसने मुझसे बोला कि मेरी मदर ने चप्पल जो है वो सेल्फ पे रखी हुई है और वो मुझे उतार के वहाँ से नहीं देती है, इसलिए मैं चप्पल नहीं पहनता हूँ। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, अब वो बोलती है कि अगर दूसरे बच्चे ने बोला, उसी के पास खड़े हुए दूसरे बच्चे ने बोला कि इवन इफ़ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, अगर उसको चप्पल मदर उतार के भी दे दे शेल्फ से तो भी वो उसको पहनेगा नहीं, फेंक देगा।
एड अनदर हु इज़ वेयरिंग शूज़ दैट डू नॉट मैच। दूसरे बच्चे ने बोला जिसके पैरों में जूते पहने हुए थे लेकिन वो बिल्कुल भी मैचिंग शूज़ नहीं थे। व्हेन आई कमेंट ऑन इट, जब मैं उस पर कमेंट कर रही थी, ही शफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग। जब मैं उस बच्चे के अनमैच्ड शूज़ पे कमेंट कर रही थी तो अपने पैरों को वो शफल कर रहा था आगे पीछे और वो कुछ भी नहीं बोला। आई वॉन्ट शूज़ सेज अ थर्ड बॉय हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर ऑफ ऑल हिज लाइफ। तीसरे बच्चे ने बोला कि मुझे जूते चाहिए, कि मैंने अभी तक कभी जूते नहीं पहने अपनी लाइफ में, तो मुझे पेयर ऑफ शूज़ चाहिए, यही मेरी ज़िंदगी का मकसद है। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयर फुट, है ना। मैं अक्सर अपने काम की वजह से पूरी कंट्री में घूमती रहती थी और मैं अक्सर देखती थी बच्चों को, है ना, बहुत सारे बच्चों को कि वो नंगे पैर घूमते रहते थे, बेयर फुट घूमते रहते थे इन सिटीज़, ऑन विलेज रोड, कभी शहरों में कभी गांव में। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयर फुट इज़ वन एक्सप्लेनेशन। कभी कभी तो क्या होता था कि कुछ बच्चों को पैसे की प्रॉब्लम भी नहीं होती थी, ट्रेडिशनल परंपरागत, है ना, वो अपने पैरों को नंगा रखते थे, उनको ऐसी हैबिट हो चुकी थी कि वो पैरों में जूते या चप्पल पहनते ही नहीं थे। आई वंडर इफ़ दिस इज़ द ओनली एन एक्सक्यूज़ टू एक्सप्लेन अवे अ परपेट्यूअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, है ना। जब मुझे ये चीज़ बताता था कोई तो मैं समझती थी, क्या बताता था कि हम जो हैं पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारा ट्रेडिशन ऐसा कि हमें जूते नहीं पहनने, हमारे में ये परंपरा है। तो मुझे पता होता था कि वो और कुछ नहीं कर रहा है, वो एक्सक्यूज़ दे रहा है अपनी गरीबी को छुपाने के लिए। आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम ओडीपी वंस टोल्ड मी। मुझे एक स्टोरी याद आती है इसी पे, जो मुझे एक आदमी ने बोली थी, और वो आदमी कहाँ का था, यूडीपी का। एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। जब मैं छोटा था, वो बच्चा स्टोरी सुनाता था यूडीपी का, किसको, राइटर को, कि जब मैं छोटा था तो मैं मंदिर के पास स्कूल था, उसके पास स्कूल में पढ़ने के लिए जाता था। वेयर हिज फादर वॉज अ प्राइस्ट, और उस मंदिर में उसके पिता जो हैं वो पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़। वो अक्सर मंदिर में जाता था और हमेशा क्या भगवान से प्रार्थना करता था, जूतों के लिए, कि मुझे एक शूज़ का पेयर मिल जाए। 30 ईयर्स लेटर, 30 साल के बाद, आई विजिटेड हिज टाउन, मैंने यूडीपी जो है वो विज़िट किया, वो टाउन में विज़िट किया, एंड द टेम्पल, और मैं वो टेम्पल में भी गई, मंदिर में भी गई, विच वॉज नाउ ड्राउन इन एन एयर ऑफ डेसोलेशन। अब वो पूरा गांव जो है वो खाली खाली दिखाई दे रहा था, ज़्यादा लोग उसके आसपास दिखाई नहीं दे रहे थे, ना ही गांव के अंदर। इन द बैकयार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्राइस्ट देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स। और मंदिर के पीछे, मंदिर के बैकयार्ड में जो है ना, वो नया पुजारी रहता था, क्योंकि वो 30 साल के बाद लेखिका ने वहाँ पर जो है वो विज़िट किया था। और वो एरिया जो था मंदिर के पीछे, वहाँ पर रेड और वाइट कलर की चेयर्स जो हैं, प्लास्टिक की चेयर्स रखी हुई थी। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, एक बच्चा जिसने ग्रे यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, वेयरिंग सॉक्स एंड शूज़, उसने जूते और सॉक्स भी पहनी हुई थी, अराइव पेंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड। उसने क्या किया, अपना स्कूल बैग जो है वो फोल्डिंग बेड पे रख दिया। लुकिंग एट द बॉय, जब मैं इस बच्चे की तरफ देख रही थी, आई रिमेंबर्ड द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज़, लेट मी नेवर लूज देम। उस बच्चे की तरफ देखते हुए मुझे वो उस आदमी की कहानी याद आ गई, है ना, जिसने मुझे बताया था कि 30 साल पहले हम वहाँ रहते थे। और वो बच्चा जो है ना, उस बच्चे के पास अभी जो है क्या है, शूज़ आ चुके हैं। तो भगवान, ऐसा लगता है कि भगवान ने उनकी जैसे सुन ली हो, और वो भगवान से प्रार्थना करते हैं
कभी प्रार्थना कर रहे हों कि उनके शूज़ जो है वो कभी भी लॉस्ट ना हो जाएं। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, लगता है भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्राइस्ट नाउ वोर शूज़, अब बच्चे स्पेशली जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं वो जूते पहन सकते हैं, है ना। वो किसके जैसे बच्चे हैं? वो पुजारी के बच्चे के जैसे जिसने वो कहानी सुनाई थी। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस, लेकिन हज़ारों वो बच्चे जो मेरे घर के आसपास रहते हैं, जो कचरा उठाते हैं, रैग पिकर्स कचरा उठाने वाले, है ना, उनकी भगवान पता नहीं कब सुनेगा, कब उनको भी जूते जो है वो नसीब होंगे। तो ये पैराग्राफ में कुछ नहीं बताया गया, ये पैराग्राफ में बताया गया है कि यूडीपी के जो बच्चे थे जो नंगे पैर, गरीबी की वजह से नंगे पैर घूमते थे, जिन्होंने भगवान से प्रार्थना की, शायद भगवान ने उनकी सुन ली। अब उनके पास इतना पैसा है कि वो शूज़ परचेज कर सकते हैं, लेकिन मेरे घर के पास जो रैग पिकर्स हैं, है ना, जो बच्चे हैं जो कचरा उठाते हैं, उनकी भगवान पता नहीं कब सुनेगा, कब उनके पैरों में जो है वो शूज़ आएंगे। तो दोनों की कंडीशन को जो है नरेटर ने जो है यहाँ पर कंपेयर किया है। माई अक्वाइंटेंस with the barefoot rag pickers leads me to Simhapuri, a place on the periphery of Delhi, get miles away from it, metaphorically symbolic। तो मैं उन बच्चों को जानती थी, वो रैग पिकर्स को, है ना, और वो बच्चे जो हैं वो कहाँ पर रहते थे? सीमापुरी में रहते थे। तो मैं वहाँ पर सीमापुरी में भी गई, जो कि एक सिटी है किसके पास? दिल्ली के पास। ये दिल्ली के पास सिटी होती हुई भी उससे बहुत दूर है, क्योंकि दोनों में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर और जो लोग रहते हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जबकि दिल्ली में सब लोग जो है अमीर और वेल एजुकेटेड लोग रहते हैं, लेकिन अगर हम कंपेयर करें सीमापुरी से, सीमापुरी में जो हैं वो ज़्यादातर रैग पिकर्स और झुग्गी झोपड़ी वाले लोग रहते हैं, है ना। तो दोनों का कोई मैच नहीं है। Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971। यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो 1971 में बांग्लादेश से आए हुए ज़्यादातर लोग हैं। साइफ्स फैमिलीज अमंग देम, साइफ की फैमिली जो है वो उन लोगों में से ही एक है। सीमापुरी वाज देन अ वाइल्डरनेस, है ना, तब सीमापुरी जो है बिफोर 1971 एक जंगल ऐसा एरिया था जो बिल्कुल एम्प्टी था, जहाँ पर पेड़ ही पेड़ थे चारों तरफ, है ना। इट स्टिल इज़, अभी भी वो एरिया जो है इतना डेवलप नहीं है, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन वो खाली नहीं है ना। सब तरफ जो है झुग्गी झोपड़ी वाले लोग जो है वो गरीब लोग जो है वो वहाँ पर रहते हैं। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड, मिट्टी है वहाँ पर, विद रूफ्स ऑफ टिन के उनके पास छत है, पत्थर की छत नहीं है। एंड टारपॉलिन डिवॉइड ऑफ सीवेज, सीवेज का जो है कोई अरेंजमेंट वहाँ पर नहीं है, ड्रेन्स का कोई अरेंजमेंट नहीं है पानी निकालने का, और रनिंग वाटर, है ना, अच्छा पानी भी की भी कोई फैसिलिटी उनके पास नहीं है। इसी कंडीशन में लिव 10,000 रैग पिकर्स, लगभग 10,000 से ज़्यादा रैग पिकर्स, कचरा उठाने वाले जो हैं वो वहाँ पर रहते हैं। दे हैव लिव हेयर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी, वो लगभग 30 साल से वहाँ पर रह रहे हैं बिना किसी आईडी प्रूफ के, बिना किसी आइडेंटिटी के, विदाउट परमिट्स, बिना किसी परमिशन के, बट विद राशन कार्ड्स दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट एंड इनेबल देम टू बाय ग्रेन। लेकिन उनका एक राशन कार्ड बनाया हुआ है, उसी राशन कार्ड की हेल्प से उन्होंने जो है वो वोटर कार्ड बना लिया है ना, वो वोट कर सकते हैं, और उसी राशन कार्ड की वजह से वो राशन जो है वो वहाँ से ले सकते हैं। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, है ना, पेट भरना ज़्यादा ज़रूरी है किसी आइडेंटिटी कार्ड से ज़्यादा। तो यही यहाँ पर बताया गया है कि फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल, जिंदा रखने के लिए किसी आइडेंटिटी कार्ड से ज़्यादा ज़रूरी है, पहचान से ज़्यादा ज़रूरी है कि
पेट के अंदर भोजन हो, फूड हो। तो यहाँ पर कुछ लोगों की बात है जो उन्होंने कोट करके बताई है ना। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे, अगर जब दिन ख़त्म होता है तब वी कैन फीड आवर फैमिलीज, हम अपने पूरी फैमिली को खाना दे पाएँ, एंड गो टू बेड विदाउट एन एक्किंग स्टोमेच, और हम खाली पेट बेड पे ना जाएं, मतलब जब हम सोने के लिए जाएं तो पेट भरा हो हमारा। वी वुड रेदर लिव हेयर देन द फील्ड्स दैट गेव अस नो ग्रेन। तो वहाँ पर बता रहे हैं वो कि क्यों वो अपना मदरलैंड छोड़कर यहाँ पर आए हैं, है ना। तो हम उन खेतों में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे, हम यहाँ पर रहना पसंद करेंगे, सीमापुरी में। कौन बोल रहा है ये सारी चीज़ें? से अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्ड मतलब टॉर्न, फटी हुई साड़ी में जो औरतें थी, टैटर्ड साड़ीज, when I asked them why they left their beautiful land of green field and rivers। तो जब लेखिका बताती हैं कि एक ग्रुप ऑफ वुमेन्स को जिन्होंने मतलब जिन्हें कपड़े भी बहुत अच्छे नहीं थे, उनसे मैंने पूछा कि क्यों आप अपना शहर छोड़कर, है ना, जिसमें चारों तरफ ग्रीनरी थी, उसको छोड़कर, अपने खेत छोड़कर यहाँ पर क्यों आए हो। तो उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ पर हम भूखे थे, है ना। वी आर अनेबल टू फीड आवर चिल्ड्रन, आवर फैमिलीज़, हम अपने बच्चों को भोजन देने के भी काबिल नहीं थे, इसलिए हम वहाँ से वो शहर छोड़कर यहाँ सीमापुरी में आ गए, और यहाँ पर रहना हमारे लिए अच्छा है कि कम से कम हमें भूखा सोना तो नहीं पड़ता। वेयर एवर दे फाइंड फूड, जहाँ पर भी इनको भोजन मिलता था, दे पिच देयर टेंट्स एंड बिकम ट्रांजिस्ट होम, ट्रांजिस्ट टेम्परेरी, वहीं पर वो अपने टेंट लगाकर जो है, जहाँ पर भी इनको खाना मिलता था, अपने टेम्परेरी घर जो है वो बना लेते थे। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, चिल्ड्रन उनके साथ ही बड़े होते थे। बिकमिंग पार्टनर इन सर्वाइवल, वो भी उनके सर्वाइवल में पार्टनर्स होते थे बच्चे जो हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सीमापुरी में जो है सर्वाइवल करने का मतलब क्या है कि आपको कचरा उठाना है शहर से। थ्रू द ईयर्स, बहुत साल बीत जाने के बाद, जैसे जैसे टाइम के बीतता गया, इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोरेशन ऑफ अ फाइन आर्ट। तो कचरा उठाना भी जो है उनके लिए वो एक फ़ाइन आर्ट हो गया है ना, उनकी कला बन गया है। वो इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करते करते, इतना ज़्यादा, क्योंकि उनका डेली वर्क वही था, इतना ज़्यादा वो ट्रेंड हो गए कि इट बिकम्स अ फाइन आर्ट फॉर देम। व्हाट? रैग पिकिंग। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, गार्बेज उनके लिए गोल्ड की तरह है। गोल्ड मतलब प्रीशियस चीज़। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, अ रूफ ओवर देयर हेड्स, इवन इफ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर। अब वो कचरा जो है वो उनके लिए सर्वाइवल की चीज़ है, वो उनके लिए फूड और उनके लिए छत। भले ही वो छत जो है, छत में लीकेज है, लेकिन एटलीस्ट छत तो है। और ये उनके पास किसकी वजह से है? वो रैग पिकिंग की वजह से, जो कि वो कचरा उठाते हैं, क्योंकि कचरे में से कुछ ना कुछ उनको ऐसी प्रीशियस चीज़ मिल ही जाती है, या वो कचरे को जो है अलग अलग हिस्सों में बांट देते हैं, फिर उसको सेल करके कुछ ना कुछ वो पैसा जो है अपने सर्वाइवल के लिए कमा लेते हैं। बट बच्चों के लिए ये कचरा जो है उसका मीनिंग, गार्बेज का मीनिंग कुछ और है। आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी, इवन अ 10 रुपी नोट, साहिब सेज, हिज आइज लाइटिंग अप। कभी कभी साहिब मुझे बताता था कि मुझे 1 रुपया या कभी 10 रुपये का नोट भी जो है वो इस गार्बेज से मिल जाता था। जब वो बता रहा है तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrunching, for there is hope of finding more। तो मैंने सोचा कि जब आपको गार्बेज से सिल्वर का कॉइन मिल जाए, है ना, तो आप कोशिश करोगे कि कुछ ना कुछ उसमें से और भी निकल आए, कुछ और भी मिले। स्क्रॉन्चिंग मीन्स लुकिंग फॉर, इस होप में कि आपको कुछ ना कुछ और प्रीशियस मिलेगा वहाँ से। It seems that for children, garbage has a meaning different from what it means to their parents। अब पेरेंट्स के लिए गार्बेज जो है वो सर्वाइवल का सोर्स है, लेकिन बच्चों के लिए उसका मतलब कुछ और है।
वो उनके लिए ट्रेजर है, खजाना है ना। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन अ वंडर, है ना, वंडर में छुपा हुआ एक खजाना है उनके लिए। फॉर द एल्डर्स इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, बड़ों के लिए क्या है, ये सर्वाइवल का सोर्स है। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस गेट of the neighborhood club watching two young men dressed in white playing tennis। एक बार जो है वो मैंने साहिब को देखा कि साहिब जो है वो बाजू में, जो हमारे बाजू है ना, नेबरहुड में ही जो एक टेनिस कोर्ट बना हुआ था, साहिब जो है टेनिस कोर्ट के बाहर जो फेंस की हुई थी, फेंसिंग लाइन बनाई हुई थी, उस वहाँ पर खड़ा हुआ था। वो बच्चों को देख रहा था, दो बच्चों को, जो बच्चे टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम, उसने कहा मुझे ये गेम बहुत पसंद है। ही हम्स कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, वो फेंसिंग के पीछे से ही वो बच्चों को खेलते हुए देख रहा था। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज़ अराउंड, मैं अंदर चला जाता हूँ जब यहाँ पर कोई नहीं होता। ही एडमिट्स, उसने मुझे बताया, ये स्वीकार करते हुए। द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, गेट कीपर जो है वो मुझे झूला झूलने की परमिशन दे देता है। साहिब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज़ दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट, साहिब ने जो है वो टेनिस शूज़ पहने हुए थे, लेकिन वो भी जो है वो मिसमैच थे, वो मैच नहीं कर रहे थे। स्पेशली उसकी शर्ट और शॉर्ट्स उसने जो पहना हुआ था उसके साथ वो टेनिस शूज़ जो है वो मैच नहीं कर रहे थे। समवन गेव देम टू मी, ये मुझे किसी ने दिए हैं। ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, उसने वो जूतों के बारे में एक्सप्लेनेशन देते हुए मुझे बताया। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज़ ऑफ सम रिच बॉय, फैक्ट क्या था कि वो शूज़ जो हैं वो किसी अमीर बच्चे ने फेंके हुए थे। who perhaps refused to wear them because of a hole in the one of them, ये उस बच्चे के शूज़ थे जिसने उनको पहनने से इनकार कर दिया था, क्योंकि एक शूज़ में जो है वो, एक शू में जो है वो होल हुआ था। डज नॉट बॉदर हिम, लेकिन साहिब के लिए ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना, उसको तो उतना वो फटे हुए शूज़ भी मिल जाना है उसके लिए लाइक अ ट्रेजर, खजाने के जैसा है। फॉर वन हु हैज़ वॉक बेयर फूट, इस तरह का बच्चा जो हमेशा नंगे पैर रहता हो, इवन शूज़ विद अ होल इज़ अ ड्रीम कम्स ट्रू, उसके लिए होल हुए जूते भी मिल जाना एक सपने के सच होने जैसा है। जो बच्चा हमेशा गरीबी की वजह से नंगे पैर रहता है, जो कभी जूते पहन ही नहीं पाता। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंशनली इज़ आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन जो गेम वो देख रहा है वो उसको कभी नहीं खेल पाएगा, है ना, ये उसकी रीच से बाहर है। दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, अब वो किसी दूसरे दिन की कहानी सुनाती हैं राइटर जो हैं कि एक मॉर्निंग जो है, आज की मॉर्निंग मुझे साहिब मिला। वो कहाँ जा रहा था, वो दूध लेने के लिए जा रहा था। इन हिज हैंड ही इज़ अ स्टील कैनिस्टर केन, है ना, एक हाथ में उसके स्टील का छोटा सा केन है जिसमें चाय डालते हैं। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, तो किसी शॉप की तरफ, छोटी सी शॉप की तरफ इशारा करते हुए साहिब ने मुझे बताया कि मैं जो है वो टी शॉप पे अभी काम करता हूँ जो रोड के पास ही है। मुझे 800 रुपीज़ मिलते हैं और खाने के लिए खाना मिलता है। डज़ ही लाइक द जॉब, क्या तुम्हें ये काम पसंद है? आई आस्क, मैंने उससे पूछा। हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, जब मैंने उससे ये क्वेश्चन पूछा तो उसकी फेस पे से केयर फ्री लुक जो है ना, जिसको कोई टेंशन ना हो, वो लुक जो है वो चले गई, तो वो परेशान हो गया इस क्वेश्चन के बाद। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, मैं फील कर सकती थी कि उसके हाथ में जो टी केन था, है ना, चाय की केटली थी, वो ज़्यादा हैवी थी उस बैग से
जो प्लास्टिक का बैग जब वो रैग पिकिंग करता था उसके कंधों पर होता था। क्यों ऐसा था, क्यों लेखिका ने ऐसा सोचा? द बैग वॉज हिज, रैग पिकिंग के लिए जो बैग था वो उसका अपना था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, जबकि वो स्टील की जो केटल है वो उस पर्सन की है जो टी शॉप जो है वो रन कर रहा है। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अब साहिब जो है वो अपनी ज़िंदगी का मास्टर नहीं है ना, अब वो जॉब कर रहा है किसी और के पास। तो द टी केटल इज़ हैवियर देन हिज प्लास्टिक बैग। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट जो है स्टोरी का वो ख़त्म होता है। इसके बाद ऐसी ही एक नेक्स्ट स्टोरी है जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे। आई होप you understood it. So thank you student, thanks for watching the video.